आइए कक्षा 10 गणित का सेट नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 का मतलब बहुविकल्पी 20 प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं उनका वीडियो बना रहा हूँ। यह जो प्रश्न मैं बना रहा हूँ तो 1 मार्च 2025 को जो पेपर हो रहा है बोर्ड परीक्षा का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से निश्चित रूप से 20 में से कम 5-6 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने साथियों को जरूर शेयर कर दिया करें। शेयर करने में कोई कुछ लगता थोड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक नहीं करते आप देख के छोड़ देते हैं, बस हो गया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a गुणे b बराबर है। तो देखिए प्रश्न है, एक सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मासा। दोनों विस्तार से अगर लिखना है, ठीक है ना, पूरा यहाँ तक लिख देते हैं। दोनों संख्याओं का मासा गुणे दोनों संख्याओं का लासा, ठीक है ना। ये फार्मूला हमारा होता है। तो प्रथम संख्या क्या है a गुणे द्वितीय संख्या कितनी है b बराबर दोनों संख्याओं का मासा, का मतलब सीधे मासा लिख देते हैं। ये मासा गुणे लासा, ये फार्मूला है। विस्तार से समझाने के लिए है। तो दो संख्याएं a और b हैं, तो यहाँ पर दो संख्याएं a और b हैं, तो a और b पहले और दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मासा गुणे लासा के बराबर। इसका सी विकल्प सही है, ठीक है। अगला, एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, अर्थात शून्य ना हो। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, तो इसका बी विकल्प सही है, अपरिमेय संख्या होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया, इसका हमारा ये उत्तर सही है। तो दूसरे प्रश्न का क्या है, मान लीजिए कि एक शून्येतर परिमेय संख्या है, तो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 5 ये परिमेय संख्या है जो शून्य से इतर है, या -5 कुछ भी। एवं अपरिमेय संख्या, तो कोई अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनका वर्गमूल पूरा ना निकले, पूर्ण वर्ग ना हो संख्या अंडर रूट के अंदर, तो वह अपरिमेय हो जाती है। जैसे मान लीजिए √3, तो परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या है, ये संख्या क्या बनेगी, ये पूरी अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय। तो इसके लिए बी, इसका दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है, वही अपरिमेय संख्या। समझ गए ना। तो ये अपरिमेय संख्या लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा। अगला तीसरा विकल्प, प्रश्न को मैं समझा कर जानबूझकर बता रहा हूँ कि अच्छे समझ में सबके आ जाए। वाई अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी बताइए कह रहा है। वाई अक्ष से बिंदु 2, 3 की, जो पहली संख्या होती है भुज, ये क्या होती है, कोटि। भुज का मतलब x का मान, कोटि का मतलब y का मान। तो जब भी y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछे तो भुज वाला मान आंसर में होता है, अगर x अक्ष से पूछे तो कोटि वाला मान होता है। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के लिए। तो एक तो पूरा 2.25 घंटे का वीडियो है मेरे चैनल BS एजुकेटर में, और एक पेपर को मैंने पार्ट करके बनाया है, 3 पार्ट में, बहुविकल्पी फिर खंडवा को 2 पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने 3 पार्ट कर दिए। सेट नंबर 2 के 3 पार्ट, और सेट नंबर 1 का एक ही पार्ट है पूरा 2.25 घंटे का। ये सेट तीसरा बना रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके पहले भी मैं 2 सेट अपने BS एजुकेटर में 2 प्रीवियस पेपर भी बनाया हूँ, 2024 के जो बोर्ड परीक्षा में आए थे उनको भी बनाया, तो उनको भी देख ले, ठीक है ना। तो वाई अच्छे से इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 इकाई। देखिए कैसे, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए x अक्ष है और ये y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष, तो बिंदु हमारा कितना है 2, 3, ये। तो भुज में दो दूरी जाना है, 1, 2, मतलब 1, 2 ऐसे यहाँ तक आ गए भुज। कोटि में कितना जाना है, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो ये y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से दूरी, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, ये बिंदु हमारा होगा यहाँ, इसको मिला देते हैं, ये बिंदु यहाँ पर होगा 2, 3, 2, 3। तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये एक रेखा खींच देंगे, तो 1, 2, 2 दूरी ही तो होगी, समझ गए ना। तो y अक्ष से दूरी जब भी पूछे तो भुज का मान, और x अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि का मान। तो अगला चौथा, तो ये 2 होगा, विकल्प सही है, तीसरे का बी विकल्प। अगला चौथा प्रश्न है, बहुपद px, अभी दिखा देते हैं प्रश्न, x⁴ + x³ ऐसे, मौखिक सवाल है, देखिए लिखना क्या है इसको।
कह रहा है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स घाते 4 धन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 की घात होगी। देखिए बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है पूरे बहुपद में, वही पूरे बहुपद की घात होती है। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 4, तो इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगी 4। डी विकल्प इसका सही है। ऐसे कुछ बहुविकल्प भी ऐसे बोर्ड परीक्षा में आते हैं जिनको हल नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब रफ में भी हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे विकल्प ही देख के टिक कर दिया जाता है। अगला 5वां है, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 तब P2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा Px, यहाँ P2 का मान निकालना, मतलब जहाँ Px लिखा है वहाँ पर क्या रख दे? 2, तो जहाँ जहाँ x लिखा 2 रख दीजिए। तो 5वां प्रश्न है, देखिए Px बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 3, तो P2 हमें निकालना है, 2 रख दीजिए। तो यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा 2 रखिए। 2 के घाते 3 माइनस 5 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये 2 दूनी 4 और 5 चौको 20 और प्लस का 3, ये 8 प्लस का 3 प्लस का, तो 8 3 11 माइनस 20 का है, तो 11 में से 20 घटाएंगे तो कितना? माइनस का 9। इस प्रकार से इसका कौन सा विकल्प सही है? हमारा बी विकल्प सही है, प्रश्न नंबर 5 का, ठीक है ना। एक समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल माइनस 5 तथा 3x प्लस 6y इक्वल 3 के हैं। तो पूछ रहा है इन चारों विकल्पों में से क्या है, अद्वितीय है, परिमित है या क्या है? तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6वां प्रश्न, रैखिक समीकरण, ठीक है, क्या है? x प्लस 2y माइनस बराबर -5 है, तो -5 को इधर लेते हैं तो प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा रैखिक समीकरण हमारा क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3 है, तो 3 को इधर ले आते हैं बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए इन दोनों समीकरणों की, इस समीकरण की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस लिख देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर ये हमने लिख दिया। तो पहले समीकरण की इससे तुलना करेंगे, तो देखिए a1 बराबर 1 कामा b1 बराबर 2 और c1 बराबर कितना? 5, a2 बराबर कितना है? 3, b2 बराबर कितना है? 6 और c2 बराबर है माइनस का 3। अब हम इसको a1 बटे a2 का मान निकालिए, तो 1/3 कामा b1 बटे b2 का निकालिए, तो ये 2/6 है, तो 2 1 के 2 2 3 6। अब देखिए यहीं से पता चल गया, ये a1 बटे a2 का मान 1/3 है और b1 बटे b2 का मान भी 1/3 है। इसका मतलब a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2। अगर हम यहाँ c1 बटे c2 का मान निकालेंगे, c1 बटे c2 का, तो कितना? 5 बटे ऋण का 3, ऋण 3 यहाँ लगा सकते हैं। तो ये c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं है, इन दोनों का मान 1/3 है, इसका ऋण का 5/3 है, तो डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। अगर किसी दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, हमेशा ये कंडीशन आ जाए कि a1 अपान a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2, तो उस कंडीशन में अपरिमित अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमित। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? बी, अपरिमित हल होंगे। इसी को अपरिमित कहते हैं, इसी को अनेक हल कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? अनंत हल भी कह सकते हैं। तो अगर अपरिमित अनेक हल हो तो दोनों रैखिक समीकरण संगत भी होते हैं, ये भी बता दो। देखिए मैं पूरा बता देता हूँ। अगर अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 होना चाहिए, ये हो चाहे ना हो, ये आपस में बराबर ना हो, तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल में भी संगत होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये कंडीशन होती है, इसमें भी संगत होते हैं। और जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर हो जाए, तब उसके कोई हल नहीं होते हैं, और उस कंडीशन में क्या होते हैं? दोनों रैखिक समीकरण असंगत होते हैं, ठीक है ना। अगला 6वां प्रश्न है, 6वां सॉरी हो गया है, 7वां। लेमडा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म लेमडा x प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0 तथा 2x धन 14y प्लस 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं है? अभी देखिए इसी बात को समझा रहा था कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों आपस में बराबर रखना पड़ेगा। तो पर रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण युग्म, ऐसा हम लिख सकते हैं।
तो रैखिक समीकरण युग्म हमारा क्या है, लेमडा एक्स प्लस 7y प्लस 3 = 0। दूसरा समीकरण हमारा है 2x प्लस 14y प्लस का 5 बराबर 0। जैसे अभी छठवें प्रश्न में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना किए थे इन दोनों की छठवें प्रश्न में, ऐसे इनकी भी तुलना करेंगे। तो इसकी करिए, तो a1 बराबर कितना, लेमडा b1 बराबर कितना, 7 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 3। इस तरह इस दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a2 बराबर कितना है, x का गुणांक 2, अब b2 बराबर अर्थात y का गुणांक कितना है 14 और c2 बराबर अचर 5 है। तो अब देखिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं, चूंकि भाषा लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म या समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2। क्योंकि हमारा लेमडा किसके साथ है, a के साथ है, इसलिए हम a1/a2 बराबर b1/b2 रख के लेमडा का मान निकाल लेते हैं। बराबर c1/c2 भी होता है, तो उसको रखें चाहे ना रखें, फिर 3 पद हो जाएंगे। जब हल करना है तो 3 में से कोई 2 पद लेंगे, तो शुरू के 2 पद ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लेमडा/2 बराबर 7/कितना 14, 7 से काट दीजिए, 7 के साथ 7 दूनी 14, ये 2 ऊपर चला जाएगा अंश में, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। तो लेमडा का मान कितना हो गया, लेमडा का मान इस प्रकार से 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अगला, अच्छा इसका विकल्प भी नहीं दिया 7वें प्रश्न में, है ना, ऐसे कोई बात नहीं। तो लेमडा का मान 1 आएगा, लेमडा बराबर कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा। यदि x² - 1/64 बराबर 0 तब x का मान ज्ञात कीजिए। x² माइनस लगा 1/64 बराबर 0, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1/64। इम्प्लाइज दैट x² हटाएंगे तो इधर √1/64, अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो x बराबर कितना प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 64 का वर्गमूल 8, ये हो जाएगा। तो इसका जो है बी विकल्प सही है। तो x का मान कितना हो गया ±1/8। अगला 9वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न देख लिए 8वां 9वां, ये देख लीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 हो तब उस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए अगर कोई द्विघात समीकरण का विविक्तकर, जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए मानक द्विघात समीकरण ये 9 नंबर है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। विविक्तकर होता है b² - 4ac। अगर ये 0 है तो मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक तथा बराबर। जब विविक्तकर का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक समान, एक समान का मतलब बराबर, वास्तविक नहीं दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, जहाँ पर समान दिया है बराबर दिया है वही विकल्प सही है, तो 9वें का बी विकल्प सही है। अगला 10वां प्रश्न है, 6, 9, 12, 15 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी हमारी कितनी है यहाँ पे समांतर श्रेणी। 10वां प्रश्न है, AP बराबर दिया हुआ है 6, 9, 12, 15 ... कौन सा पद निकालना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना है 6, सार्वंतर कितना है, अगले पद में से पहला घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे कितना, या 12 में से 9 घटाएंगे 3, या 15 में से 12 घटाएंगे 3, तो सार्वंतर आया 3। 10वां पद निकालना है, तो n का मान कितना है 10, तो हम nवां पद वाला सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब 10वां पद, a10 बराबर a प्लस, देखिए an को tn भी लिखते हैं, चाहे an लिखिए चाहे tn लिखिए, बात एक है, दोनों में से कुछ एक लिख दीजिए या भाषा लिख दीजिए, nवां पद a प्लस 10 ऋण 1 डी, मान रख देते हैं a10। तो 10वें पद का मान कितना है, नहीं हमें 10वां पद निकालना ही है, सॉरी, तो हमें यही मान रख देना चाहिए। तो a का मान कितना है, प्रथम पद 6 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे सार्वंतर 3 है, तो 6 प्लस 9 किया 27, 27 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना, तो a10, मतलब 10वां पद हमारा कितना आ गया, 10वां पद हो गया 33। यही आंसर था, यही पूछ रहा था, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा इसका कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है 10वें का। अगला 11वां प्रश्न है, देखिए मैं अभी प्रश्न दिखाई दे रहा हूँ, ये बी विकल्प सही है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3, ए का मान 3 है, सार्वंतर डी का मान 4 है, तब उस श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, इसमें भी वही दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है समांतर श्रेणी का 3 और सार्वमांतर डी बराबर कितना है 4 है। तो हमें आठवां पद एन का मतलब 8, आठवां पद निकालना है। एन बराबर 8 तो आठवां पद का मतलब ए 8 का मान निकालना है। तो फिर से हम एनवां पद का सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवां पद का सूत्र लगा देते हैं। तो ए एन मतलब ए 8, ए का मान कितना है 3 धन एन का मान 8 ऋण 1 डी का मान कितना है 4, आठवां पद आ जाएगा इससे। तो 3 प्लस 8 में से 1 गया 7 और 7 चौको 28, 28 में से 3 जोड़ दीजिए 31। तो ये इस प्रकार से आठवें पद का मान कितना आ गया 31। तो इस प्रकार से सॉरी दिख नहीं रहा था यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे हल करेंगे। ये देख लीजिए ए मान रख देंगे सब, इसको हल कर लेंगे। तो 31 हो गया। तो इसका 11वें का ए विकल्प सही है। ये इस तरह से। अगला 12वां प्रश्न, ये 11वें का ए विकल्प सही है। ये इस तरह से। अगला 12वां प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर, देखिए समांतर श्रेणी के 3 सवाल यहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं। सार्वंतर -4 ए 7 बराबर 4 मतलब 7वां पद कितना दिया हुआ है 4 हो तो प्रथम पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एपी में वहां भी भाषा लिख सकते थे 11 नंबर में, ठीक है ना। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसलिए सीधे हमें प्रश्न को जो है कॉपी में मतलब रफ करके जो है क्या करना है, सीधे उसमें गोला भर देना है, बस हो गया। लेकिन अगर यही प्रश्न 2 नंबर में आ जाता है तो फिर हल करना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है ना। तो एपी में क्या क्या दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है डी बराबर -4, ए 7 बराबर कितना दिया हुआ है 4, ठीक है ना। प्रथम पद ए का मान निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब 7वां पद, तो ए 7 ये दिया है ना ए 7, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह 7 लिख देंगे यहाँ पे। तो ए प्लस 7 ऋण 1 गुणे डी, बाद में भी रखेंगे मान। अब रखते हैं सम्मान ए 7, हमने 7 रख दिया यहाँ एन की जगह, बस क्यों रख दिया, क्योंकि ए 7 का मान 4 दिया हुआ है 7वें पद का। अब ए 7 की जगह क्या रख दिया 4 बराबर प्रथम पद, इसी को निकालना है। 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुणे डी का मान -4 है। तो ये हो जाएगा 4 ए प्लस माइनस का गुणा माइनस, 6 चौको 24, -24 इधर ले आएंगे बाएं साइड, तो प्लस का 4 ये हाई है, इधर 24 माइनस का लाएंगे तो प्लस का 24, 24 में से 4 जोड़ेंगे तो ए को इधर लिख दीजिए, 24 में 4 जोड़ेंगे कितना 28। इस तरह से उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो जाएगा 28। और हमारा इसका विकल्प 12वें का सी सही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 12वें का सी विकल्प सही है, 28 इसका आंसर आएगा। अगला 13वां है, बिंदुओं 8 -2 और 3 -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सरल प्रश्न है, 13वां प्रश्न है हमारा। बिंदु क्या दिए हुए हैं 8 -2, 8 -2 कामा तथा लिख दीजिए, या कामा लगा दीजिए, तथा लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 3 -6, तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर √ x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इस सूत्र में रख देंगे दोनों बिंदुओं का, तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए रख देते हैं यहाँ पर। तो d बराबर x1 का मान हमारा कितना है 8 माइनस x2 का मान है 3, तो 8 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान है -2, y2 का मान है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सूत्र में माइनस होता है, -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 5 का और कितना 25, प्लस 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, और 4 का और कितना 16, और 25 16 जोड़ेंगे कितना √41 मात्रक या इकाई। तो इस तरह से विकल्प सही है, ठीक है ना। तो 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। अगला 14वां प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए इसका सी विकल्प सही है। यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - का p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करिए। मतलब ये द्विघात समीकरण दिया है, अगर इस द्विघात समीकरण को हल करें, अगर p का मान ज्ञात हो, p का मान कुछ संख्या में ज्ञात होता, हल करते तो x के 2 मानों में से एक मान 2 आता, ये कह रहा है प्रश्न में। तो चूंकि इसका एक मूल है तो ये 2 x की जगह उठा के यहाँ 2 रख देंगे तो p का मान आ जाएगा।
तो ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस पी बराबर 0। एल्फा बराबर पहला मूल 2 दिया हुआ है, तब हमें पी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ एल्फा का मतलब एक्स का, या एल्फा लिख दीजिए या x1 अर्थात पहला मान है एक्स का, तो यहाँ रख दीजिए एक्स की जगह 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस का 3x, सॉरी 3 गुणे 2, एक्स की जगह 2 रखना है, माइनस का p बराबर 0। तो 2 दूनी 4 और प्लस का 3 दूनी 6 माइनस का p, तो माइनस p इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर p। तो p बराबर कितना, 6 4 10। इस तरह से p का मान कितना आ गया, 10। और विकल्प इसका सी सही हो गया, 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से देख ले, 14वें प्रश्न का विकल्प सी सही है। बिंदुओं 8 6 तथा 14 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल प्रश्न है। इस मॉडल पेपर के विकल्प ही सरल है, तो सरल भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में, है ना। ये नहीं कि एकदम से कठिन ही आते हैं, मतलब 70% प्रश्न सरल होंगे, 30% प्रश्न थोड़ा कठिन होंगे, स्तर बढ़ेगा उसका सरल से कठिन की ओर। अगला 15वां प्रश्न है, बिंदुओं 8 6 बिंदु दिया हुआ है 8 6 तथा दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है 14 और 4। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो पहला बिंदु हमारा क्या हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2। तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो इसे एक बिंदु ये यहाँ पर, दूसरा बिंदु, तो दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये इन दोनों के बीच की दूरी ये निकलवा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से। तो माना जैसे बिंदु ये ए है और ये बिंदु बी है, यहाँ पे ए और बी, तो ये मध्य बिंदु माना क्या है एम मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र m बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला होता है, इसमें रख दीजिए, हो गया। इम्प्लाइज दैट m बराबर मिडिल पॉइंट x1 का मान 8, x2 का मान 14, तो 8 प्लस 14 बटे 2। सही है, हाँ ठीक है। कामा y1 का मान 6 और y2 का मान कितना है 4, तो 6 प्लस 4 बाई 2। इम्प्लाइज दैट आगे लिख देते हैं, 14 में से 8 जोड़ेंगे कितना 22, तो 22 बटे 2 कामा 6 4 10 बटे 2, 2 से काट दीजिए 11, इसको 2 से काट दीजिए 5। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु कितना आएगा 11 और 5। तो इसका प्रश्न नंबर 15 का बी विकल्प सही है। तो बिंदु 8 6 और 14 4 का मध्य बिंदु आ गया 11 5। अगला 16वां प्रश्न है, ये 15वें प्रश्न का जो है बी विकल्प सही है। 16वां प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE समांतर BC, भुजा DE BC के समांतर है तो x का मान निकालना है। तो देखिए इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ही तुम्हारे कक्षा 10 में त्रिभुज वाले चैप्टर में है, तो थेल्स प्रमेय या थेल्स का विलोम होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र आप देख लीजिए, इस पे ये आंसर पेपर से ही देख लीजिए, अब बना लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। मैं सीधे प्रश्न लिखता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समानांतर क्या है BC, DE समांतर BC दिया है, ये क्या है ये प्रश्न में दिया है, ठीक है। इसलिए जब D तो क्या हो जाएगा AD बटे BD बराबर, अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक अन्य दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा समांतर हो तीसरी भुजा के, तो क्या होता है उनका अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो AD बटे BD चित्र आप लोगों ने पहले से बना लिया होगा, बराबर AE बटे हो जाएगा क्या CE, किससे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, या थेल्स का विलोम भी है, थेल्स है या थेल्स का विलोम, दोनों में से कोई है एक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा AD का मान दिया हो 6 सेंटीमीटर और BD का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, AE का मान दिया है 9 सेंटीमीटर और EC या CE का मान दिया हो x का ही मान पूछ रहा है यहाँ, ठीक है ना। ये तो हो गया 9 3 गुणा में नीचे आ जाएगा, पहले 3 से काट दीजिए 6 को, 3 दूनी 6, ठीक है। 9 नीचे आ जाएगा तो 2 बटे 9 बराबर 1 बटे x, पलट दीजिए पूरा, ठीक है ना। 9 नीचे ले आए तो ये पलट जाएगा, तो 9 बटे 2 बराबर x बटे 1 का मतलब x, या x बराबर कितना 9 बटे 2, काट दीजिए तो कितना
x बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 16वें प्रश्न का जो है सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, ठीक है ना। तो ये 16वें प्रश्न का विकल्प नंबर सी, इस तरह से ये वाला विकल्प हमारा सही होगा 4.5 सेंटीमीटर। अगला हमारा 17वां प्रश्न है। सत्रह नंबर का प्रश्न है, समांतर माध्य है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य मतलब समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद x के मान दिया हुआ है, f बारंबारता के मान दिया हुआ है, ठीक है ना। fx दिया है तो f गुणे x निकाल के सिग्मा fx बटे सिग्मा f का सूत्र लगा देंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर और f बराबर ये हम लिख लेते हैं। अब फिर क्या निकाल लेंगे, f गुणे x ये निकाल लेंगे। x का मान 10, 30, 50, 70, 10, 30, 50, 70, 89 और बारंबारता का मान दिया हुआ 7, 8, 10, 7, 8, 10, 15, 10। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं क्या, f गुणे x संगत बारंबारता का संगत पद से गुणा, 10 सत्ते 70, 30 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 3 24, 240 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 10 का 50 में तो 500 हो जाएगा। 70 का 15 में गुणा करेंगे तो 0 लगा देंगे। 15 सत्ते 105, हाँ ठीक है। तो ये 0 हो गया और 15 सत्ते 105 तो 1050 हो गया, ठीक है ना। ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद 89 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 890। एक 0 लगा दिया, एक का गुणा कर दिया 89 में। अब हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं को जोड़ देंगे। इस तरह निकाल लेंगे सिग्मा एफ गुणे एक्स का मतलब इन सभी पदों को जोड़ देंगे। तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 10 और 15 25, 25 10 35, 35 8 43, 43 में 7 जोड़ेंगे कितना 50। इकाई अंक जोड़िए 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 ढाई अंक, 7 4 11, 11 5 16, 16 में 9 जो 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 की 5 हासिल आए 2, सैकड़ा वाला पद तो 2 2 4, 5 4 9, 9 8, 17 की 7 हासिल आए कितना 1, हजारवा पद 1 और 1 हासिल 2, तो ये हो गया 2750। आता है माध्य बराबर, आता है माध्य बराबर, माध्य का मतलब समांतर माध्य, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 2750 बटे सिग्मा एफ का मान आया है 50। 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पे 5 से काट दीजिए, 5 5 25 और कितना बचेगा 5 5 25, ठीक है ना। तो ये 55 हो गया। तो इस तरह से हमारा समांतर माध्य आ गया इन आंकड़ों का कितना 55। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, इसमें भी विकल्प नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमें विकल्प से कोई मतलब नहीं, हमें प्रश्न हल करने से मतलब है, ठीक है ना। तो इसका जो है 17वें का समांतर माध्य 55 हो गया। अगला 18वां प्रश्न देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में बाहर लिखा हुआ गुणे tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसका मान देखिए 1 होगा। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सरल सा प्रश्न है। अगला 18वां प्रश्न है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 गुणे tan स्क्वायर थीटा। हम tan स्क्वायर थीटा का अंदर कर देते हैं गुणा। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणे tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जो कहते हैं लिखा रहने देंगे लास्ट तक। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं, कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, तो हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणे tan को क्या लिख सकते हैं साइन बटे कास, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा काट देंगे, कितना बचेगा 1 बटे कास स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे कास किसका उल्टा है सेक का, तो 1 बटे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये इतना हो गया। इसका मान क्या होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कहीं 1 होता है क्योंकि हम सर्वसंख्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा। ये है क्या है, चूंकि ये क्या है एक सर्वसंख्या है, ठीक है ना। तो हमें किसका मान चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का, तो हम tan स्क्वायर थीटा उठा के इधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो सेक स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1। इस सर्वसंख्या से इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से प्रश्न
18वें का बी विकल्प सही है। ठीक है, अगला 19वां प्रश्न, 18वें का बी विकल्प मैंने बता दिया था पहले से। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंख की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न बहुत सरल है। यहाँ पर r बराबर कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, और h बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई को l से व्यक्त करते हैं, तो हम जानते हैं l बराबर √r² प्लस h², ये सूत्र होता है शंख की तिर्यक ऊंचाई का। r का मान है 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर 12 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर किसका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 12.25 10 12 = 144। दो अंकों की संख्याओं का ट्रिक से वर्क करना किसको किसको आता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर जिसको नहीं आता हो कमेंट में लिख के बताएं, मैं उसको सिखा दूंगा। दो अंकों की संख्याओं का ट्रिक से वर्ग ज्ञात करना, ठीक है ना। ये 2 अंक की संख्या थी 35, इसका ट्रिक से वर्ग मैंने कर दिया, तो आप सीखिए। नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब 144 में 12.25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 में से 6 जोड़ेंगे, 2 में से 4 जोड़ेंगे 6, 4 में से 1 जोड़ेंगे 5, 156.25। अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल भाग 20 से निकालना पड़ेगा, तो आप लोग भाग 20 से वर्गमूल निकाल लें और ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5। ये इसका जो वर्गमूल आएगा ना 12.5, ये वर्गमूल आप लोग सब निकालें, ठीक है ना। सेंटीमीटर, तो शंख की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। इसका कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प 19वें का सही है, ठीक है। ये इस तरह से। अगला 20वां प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बीच सही संबंध है। तो ये मैं पिछले जो वीडियो बनाया हूँ क्लास 10th के मैथ के, उनमें से भी 1-2 वीडियो में ये फार्मूला बताया हूँ। तो ये होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। तो इसका 20वें का बी विकल्प सही है, सूत्र है। वीडियो पसंद आए शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।